everyone and welcome back to the channel. It feels so good to be back and I am standing here in this beautiful big gigantic machine from Royal Enfield, which is the Royal Enfield Continental GT 650 Twin BS6 2020 edition, which is the sibling of the Interceptor you are seeing right now. I mean sibling of Interceptor. So आज का मुद्दा क्या है? चलो मान लिया तुम्हारे पास 3.5 लाख रुपए हैं और ये भी मान लिया कि तुम एक बाइक लेने की इच्छा शक्ति रखते हो और ये भी मान लिया कि तुम्हें यही बाइक लेनी है, बट तुम्हें क्यों लेनी है? तो बॉस तुम बहुत सही वीडियो पे आए हो। तुम इस वीडियो को थोड़ा सा इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो तुमको एक 75% तो तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि तुम्हें ये गाड़ी लेनी चाहिए, इंटरसेप्टर लेनी चाहिए या KTM ड्यूक लेनी चाहिए। मैं पॉइंट्स बताने वाले हूँ, रियल लाइफ बेसिस है और 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, 20,000 किलोमीटर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चला चुके हैं। तो मेरे पास एक तुम्हारे लिए समरी है। आई हैव अ समरी फॉर यू एज वेल कि तुम्हें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ऑफकोर्स अगर रॉयल इनफील्ड की ये वाली बाइक लेनी चाहिए तुम्हें, कॉन्टिनेंटल GT या फिर इंटरसेप्टर, तो तुम बहुत सही वीडियो पे हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो तुम्हारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी पॉइंट बाय पॉइंट। बाय द वे अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो कोई पत्थर पे खींची लकीर नहीं है, इट्स गिव एंड टेक। ज्ञान कहीं से भी बढ़ता है, जहाँ से मिले लपेट लो, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर तुम्हारे पास 3.5 लाख रुपए तो तुम्हें ये लेनी चाहिए KTM ड्यूक या फिर इंटरसेप्टर। तुमने बहुत सही वीडियो पे क्लिक किया है, बस इसे लास्ट तक देखो। बाय द वे सॉरी डोंट माइंड, मैं चड्डे और टी-शर्ट में आ गया हूँ ऐसे ही, तो ज़्यादा दूर नहीं हूँ, तो ये मत बोलना कि भाई चप्पल पहन के गाड़ी चला रहा है, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस यहीं तक आया हूँ जस्ट टू रिव्यू दिस बाइक। और ये वीडियो काफ़ी पेंडिंग थी क्योंकि मैंने इसके पहले भी बोला था कि जब मुझे अच्छा खासा टाइम हो जाएगा, हर जगह मैं चला लूँगा, मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा, तो ही मैं वाउच कर पाऊँगा। और फाइनली दिस इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो पॉइंट की बात करते हैं। मतलब गाड़ी लेने से पहले इंसान सबसे पहले जो चीज़ नोटिस करता है, जो नोटिसेबल होती है, फिर चाहे वो एप्पल का आईफोन हो या फिर कोई बाइक हो या फिर कुछ भी हो, तुम सबसे पहले नोटिस करोगे वो होता है डिज़ाइन, लुक्स की लुक्स कैसे हैं। वेल लुक्स के मामले में मैं एक बात बताऊं, ये थोड़ी सब्जेक्टिव टॉपिक है क्योंकि कुछ लोगों को KTM की ड्यूक पसंद है, कुछ लोगों को R15 पसंद है। ये सब्जेक्टिव टॉपिक हो जाता है, बट फिर भी मैं इसको थोड़ी बहुत क्लियर करने की कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो लुक्स के मामले में अगर इफ़ यू आर थिंकिंग कि 3.5 लाख रुपए दो, रोड प्रेजेंस कैसी रहेगी, तुम्हें मज़ा आएगा, लोग नोटिस करेंगे, तो तुम्हें एक बात बता दो भाई, आज तक जहाँ जहाँ लेकर जितनी जगह मैं गया हूँ, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुज़ुर्ग हों, अंकल हो, आंटी हों, मतलब आंटी नहीं भाई बट अंकल हो, या किसी भी उम्र दराज का कोई भी इंसान हो, इस गाड़ी को एक बार पलट के देखता ही है और पूछता ही है कि भैया गाड़ी कौन सी है। क्योंकि आज इस बाइक को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 4 साल से ज़्यादा हो चुका है और पब्लिक अब तक अवेयर नहीं है कि रॉयल इनफील्ड ऐसा कुछ बनाती है। वेल क्योंकि ये वाले मॉडल में स्पेसिफिकली लोगों को समझ नहीं आता कि रॉयल इनफील्ड की है ये गाड़ी, क्योंकि इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। आई मीन राइडिंग पोस्चर इज़ डिफरेंट, एग्जॉस्ट, डुअल एग्जॉस्ट। वेल थैंक्स टू जावा, ये जावा का ट्रेडिशन और ट्रायम्फ का ट्रेडिशन था, बट ठीक है, ये आई डोंट माइंड, इट लुक्स गुड इन दिस ऑल्सो, ठीक है। तो लुक्स की बात करें तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है कि बॉस तुम्हें पोजीशन कैसी पसंद है गाड़ी चलाने की। ऑफ कोर्स गाड़ी चलाने की पोजीशन कैसी पसंद है। अगर तुम थोड़ा लीन फॉरवर्ड, देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये जो बाइक है ना, इस पर जब आप बैठोगे, ऐसे बैठोगे तो ये थोड़ा सा ऐसे आगे फॉरवर्ड होगा, मतलब ये जो है ना आगे फॉरवर्ड होके बैठोगे, ज़रा सा क्लिप ऑन बार्स हैं, ठीक है। फुट पैक्स की पोजिशनिंग है, थोड़ी रियर सेट है, तो लुक्स के मामले में तुम्हें थोड़ा अग्रेसिव पोस्चर मिलेगा। जैसे रॉयल इनफील्ड की बुलेट में होता है कमांडिंग पोजीशन होती है वो, इसमें तुम्हें थोड़ी सी अग्रेसिव मिलेगी। वेल कैफे रेसर फॉर्मेट का एक बेसिक सा फॉर्मेट बताता हूँ कि होती क्यों बोलते हैं इसको, या इसका नेचर क्या होता है। इसका कैरेक्टर है स्पोर्ट्स। कैसे? अगर इस गाड़ी में तुमने, रुको इसको ध्यान से देखो, इस गाड़ी में अगर तुमने फेयरिंग लगा दी ना तो ये स्पोर्ट्स बाइक लगेगी, और अगर तुमने फेयरिंग निकाल दी तो वो कैफे रेसर लगेगी। वेल मैं तुम्हें समझाता हूँ, R15 को तुम अगर उसकी फेयरिंग निकाल दोगे ना तो वो ऐसी ही दिखेगी, सच बता रहा हूँ। लो हैंडल बार, रियर सेट फुट पैक्स ऐसी ही दिखेगी, और अगर तुमने मास्क लगा दिया है, फेयरिंग्स लगा दिए तो स्पोर्ट्स बाइक दिखेगी। तो बेसिकली इसका कैरेक्टर होता है स्पोर्ट्स, और कैफे रेसर फॉर्मेट इज़ फेमस। अब तक बनी बनाई कैफे रेसर्स नहीं आती थी इंडिया में। वेल थैंक्स टू रॉयल इनफील्ड जो ऐसी बनी बनाई कैफे रेसर निकाल दिया, और इट लुक्स ब्लडी गुड। आई मीन रॉयल इनफील्ड को खुद एक डेकेड लगा ये बाइक बनाने में, ऐसा मैं नहीं कहता, उनकी खुद की R&D की टीम कहती है, उनके खुद के CEO कहते हैं जो इंडिया के हैं, ये उनकी खुद की रिसर्च है, 10 साल लगे। और कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि भाई इस गाड़ी में ना लिक्विड कूलिंग देनी चाहिए थी। यार लिक्विड कूलिंग दोगे, लिक्विड कूलिंग से मेरा मतलब है जिसमें यहाँ पे आगे, वेल तुम इस गाड़ी को देखो 2 मिनट, ये कितनी क्लीन लग रही, कितनी सही लग रही, एकदम कॉम्पैक्ट, प्यारी सी, क्यूट सी, नन्ही सी। बट अब लोग बोलते हैं कि यार लिक्विड कूलिंग देते, अब मैं वो यार यहाँ पे तुम एक पंखा लगा दोगे, एक एग्जॉस्ट फैन लग जाएगा तो कितनी वाहियात लगेगी, इसके डिज़ाइन का क्या होगा। तो रॉयल इनफील्ड ने ना बॉस बहुत सही काम किया है। 3.5 लाख रुपए में
इससे गुड लुकिंग मोटरसाइकिल मुझे नहीं लगता है। वेल ये सब्जेक्टिव डिबेट है, क्योंकि कुछ लोगों को KTM ड्यूक पसंद है, तो वेल उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस मामले में मेरा एक ही कहना है कि मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती है, बट बाइंग डिसीजंस आर ऑलवेज रैशनल। ठीक है, मार्केट में बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन तुम वही लो जो तुम्हें पसंद है। तो लुक्स के मामले में नो डाउट एवरीवन इज़ गोइंग टू नोटिस, एवरी फकिंग वन। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो इसको अनदेखा कर दे इस गाड़ी को। ठीक है, अगर पहला पॉइंट क्लियर होता है कि तुम्हें इसके लुक्स पसंद आ गए, तो अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है ये जो दो एग्जॉस्ट दिए हुए भाई काय के लिए दिए, दिखाने शोबाजी थोड़ी है। तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, परफॉर्मेंस में कैसी है ये गाड़ी। तो वेल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है, लुक एट द साइज़ ऑफ दिस इंजन, कितना हैवी है, कितना बड़ा लग रहा है। 650 सीसी का इंजन है इसका, 48 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, 52 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, जो कि ऑन पेपर काफ़ी ज़्यादा है इस प्राइस पॉइंट पे। तो मैं कोई भी गाड़ी बाइक में ना ऑन पेपर इतना ज़्यादा टॉर्क, इतना ज़्यादा हॉर्स पावर और इतना ज़्यादा सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना बड़ा रूम कोई भी गाड़ी नहीं देती है। सिर्फ ये अकेली लौती गाड़ी है। कावासाकी निंजा को आप एक बार को कंसिडर कर सकते हो, 400 नॉट 300, बट 400 आउट ऑफ बजट हो जाती है। वो 6 लाख की गाड़ी आती है, आपको कंप्लीट 6 लाख की पड़ेगी। और कावासाकी निंजा 300 की बात करो तो वो भी आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट 4 लाख की पड़ जाएगी। और ड्यूक की बात करोगे तो वो इसी प्राइस पॉइंट पे आती है। बट ड्यूक इज़ अ वेरी फैंटास्टिक मशीन। ठीक है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बट सिंगल सिलेंडर मोटर है। तो भाई ये देखो 2 सिलेंडर लगा हुआ है, एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर है पैरेलली उस तरफ लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट, एक्स्ट्रा स्मूथनेस और एक्स्ट्रा पावर। अब तुम सोचोगे कि पावर, भाई पावर इतनी ज़्यादा है कि तुम पूछो मत कितनी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें लगा हुआ है ड्यूअल क्रैडल फ्रेम। ये जो चैसी है ना, ये पूरी की पूरी नई है, न्यूली डेवलप की गई है बाय हैरिस परफॉर्मेंस UK, जो कि इस इंजन को झेल सके। क्योंकि यार सीधी बात है, रॉयल एनफील्ड फेमस है अपनी वाइब्रेशंस के लिए, और इस गाड़ी में वाइब्रेशंस ज़ीरो है, ज़ीरो एट ऑल। इवन इफ़ यू आर क्रूजिंग एट 150 किलोमीटर पर आवर, तो भी वाइब्रेशन बहुत मिनिमल सा फील होगा, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल फील थोड़ा सा चाहिए होता है इंसान को। नाउ कंसिडरिंग टू द मोटर, अब बोलेगा वाइब्रेशंस ऐसा नहीं कि इस फ्रेम की वजह से नहीं है। इसमें शाफ्ट 270 डिग्री फायरिंग ऑर्डर का क्रैंक शाफ्ट डाला हुआ है, काउंटर बैलेंसिंग के लिए बेसिकली, हिंदी में बताऊं तो, जिसका मतलब ये है कि वाइब्रेशंस ना के बराबर, परफॉर्मेंस किलर। मैं पेलियन बैठाकर इसको 170 पे क्रूज़ कर रहा था इंदौर हाईवे पे। ठीक है, पेलियन बैठाकर, और आप उसमें भी 10% पावर बची हुई थी। तो मतलब आप अभी आराम से 180 टच कर दोगे। और अगर तुमने मॉडिफिकेशंस करवा लिए, एज एन एयर फिल्टर डलवा लिए, अच्छे वाले एग्जॉस्ट डलवा लिए, गुड सेवक हो गया, SS कॉर्प हो गया, AW हो गया, तो आपकी गाड़ी की 4-5 हॉर्स पावर और बढ़ जाएगी, विच मीन्स आप और ज़्यादा परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकते हो, और ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाएगी तुम्हें, और ज़्यादा परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाएगी। और परफॉर्मेंस की बात करते हुए बता रहा हूँ कि बीइंग अ 650 cc मोटरसाइकिल इतनी हीट नहीं होती है। ठीक है, प्लस तुम्हें हर गियर पे टॉर्क अवेलेबल मिलेगा। ऐसा नहीं होता ना जैसे हमारे पास जो बाइक्स होती हैं, हम उसमें पहला गियर डालते हैं, दूसरा गियर डालते हैं, तीसरा, चौथा, पाँचवा, बेसिकली हमें 3rd और 4th मिड रेंज पे हमें टॉर्क मिलता है गाड़ियों में। इसमें हर उस पर अवेलेबल है, हर गियर पे। तुम अगर 5 गियर पे हो और लोवेस्ट RPM 1000 RPM पे भी चल रहे हो ना, आई मीन 1 RPM पे भी चल रहे हो ना, तो भी यू जस्ट हैव टू पुल द थ्रॉटल एंड यू विल डिसअपियर। 5वें गियर पे 1000 RPM पे भी आप पुल करोगे ना, तो गाड़ी फटाक से निकलेगी, तुम्हें फील होगा ये पावर, एक्चुअली फील होगा। और क्या ही बताओ, परफॉर्मेंस तो कुछ ऐसी है कि मतलब परफॉर्मेंस, अगर तुमने स्टाइल कंसिडर कर लिया, परफॉर्मेंस नो डाउट मार्केट में भी इससे बेस्ट परफॉर्मिंग बाइक है ही नहीं। चीज़ होती परफॉर्मेंस में, वो है इस बाइक का सस्पेंशन सेटअप। पीछे का थोड़ा स्टेफ है, आगे का थोड़ा स्मूथ है। आगे का स्मूथ जानबूझकर रखा गया है, क्योंकि जब हम बाइक चलाते हैं ना, तो सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है, तो हमें एक्चुअली फील हो कि चल क्या रहा है बॉस, कितना वो है। तो इसलिए आगे का थोड़ा सॉफ्ट रखा गया है, पीछे का थोड़ा स्टेफ रखा गया है। 6 लेवल तक एडजस्टमेंट है, आप चाहो तो ऊपर नीचे कर लो अपने मर्ज़ी के हिसाब से, सब बढ़िया है बॉस। अगर तुमने परफॉर्मेंस को कंसिडर कर लिया है, क्योंकि सीरियसली बता रहा हूँ, 3.5 लाख रुपये में इससे ज़्यादा खतरनाक परफॉर्मेंस वाली बाइक मार्केट में अभी तक नहीं आई है। आई मीन इट, अब तक तो नहीं आई है, आगे का कोई भरोसा नहीं है। KTM ड्यूक है, बट मैंने मैंने बताया ना कि सब्जेक्टिव चॉइसेस है भाई। सिंगल सिलेंडर मोटर है, टॉर्क इससे कम है, प्लस हॉर्स पावर भी इससे कम है, CC भी इससे कम है, बट टक्कर पूरी देती है। टक्कर पे कोई कंपटीशन नहीं है ड्यूक का। लेकिन क्या करे भाई, 2 सिलेंडर नहीं है ना, और
कैफे रेसर फॉर्मेट तो नहीं है ना, इसलिए वो बाइक सिलेबस से बाहर है। और अगर तुमने परफॉर्मेंस कंसीडर कर लिया है तो अब कंसीडर, हाँ भाई। तो स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस के बाद जो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो होता है कंफर्टेबिलिटी और कंपैटिबिलिटी। आप कितने कंफर्टेबल है इस बाइक के साथ, क्योंकि बहुत से वीडियोस देखे होंगे आपने जिसमें आपको पता होगा कि ये गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है। अब बहुत से लोगों ने कहा भी है, मैं खुद ये कहता हूँ। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि आपको पोजीशनिंग कैसी चाहिए गाड़ी चलाने की, कैसी पोजीशनिंग चाहिए। क्योंकि देखो इस गाड़ी को अगर आप बैठ के देखोगे, इधर से रुको मैं बैठ जाता हूँ, आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा क्या, मतलब मैं GT की स्पेसिफिकली बात बताता हूँ कि जो फुट पैक्स की पोजीशनिंग है, रियर सेट है पीछे की तरफ, और क्लिप ऑन्स डले हुए हैं जो कि थोड़े अपराइट है, बट क्लिप ऑन्स है, थोड़े आगे होके लीन फॉरवर्ड होके आपको बैठना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये गाड़ी का राइडिंग पोस्चर थोड़ा अग्रेसिव है, और क्योंकि अग्रेसिव है और 200 किलो की है ये गाड़ी, 200 kgs की है, तो दिक्कत क्या होती है ना कि जब आप बहुत ही शार्प टर्न लेते हो ना, जब आप बहुत ही मतलब सडन टर्न लेते हो ना, तो गाड़ी हल्की सी भी अगर लीन हुई, मतलब हल्की हुई रोड की तरफ इसने चुम्मी लेने को कोशिश की, तो ये गाड़ी गिर जाएगी, आपके पैर वज़न नहीं संभाल पाएंगे। और ये होगा सिर्फ शुरू में, बाद में नहीं होगा। ये आपको तकलीफ़ देगी सिर्फ 1000 किलोमीटर्स तक। लेकिन अगर एक बार आपके शरीर ने इस गाड़ी को अडॉप्ट कर लिया, इस गाड़ी के राइडिंग पोजीशन को अडॉप्ट कर लिया, तो फिर तो भाई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर तो तुम इस गाड़ी से मचा डालोगे बाबा, मचा डालोगे। ऐसी कोई जगह नहीं फिर जहाँ पे आप इसको ले जा नहीं सकते, कोई जगह नहीं है ऑन ए सीरियस नोट। और इंटरसेप्टर में फ़र्क कहाँ आता है मैं तुम्हें बताता हूँ। इंटरसेप्टर का टैंक अलग है, 1 लीटर ज़्यादा है, तो प्रोबेबली वेट जो है 1 kg से बढ़ जाएगा। इंटरसेप्टर में क्या है ना, इंटरसेप्टर में जो हैंडल बार है ना वो काफ़ी चौड़े और क्लिप ऑन्स नहीं है, हैंडल बार दिया हुआ पूरा का पूरा, और काफ़ी अपराइट पोस्चर है। जैसे KTM ड्यूक में होता है ना, अपन काफ़ी कमांडिंग पोजीशन लेके बैठते हैं, बुलेट में हो गया वैसा होता है। और इंटरसेप्टर की फुट पैक्स की पोजीशनिंग थोड़ी ऐसे आगे पे है, मतलब पैर यहाँ पे आएगा, हैंडल बार ऊपर रहेगा, काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन रहेगी इंटरसेप्टर की। वेल अब यहाँ पे चॉइस है तुम्हारी, तुम्हें स्पोर्ट कैरेक्टर पसंद है या कमांडिंग राइड पसंद है। और अगर तुम्हें स्पोर्टी नेचर पसंद है गाड़ी का, कि तुम्हें थोड़ा झुककर चलाने में मज़ा आता है, कॉर्नर करने में मज़ा आता है, कॉर्नर अटैक करने में मज़ा आता है, तो तुम्हारे लिए ये गाड़ी परफेक्ट है। और अगर तुम्हें लंबे टूर करते हो, दूर जाते हो, तो तुम्हारे लिए इंटरसेप्टर पसंद, तुम्हें इंटरसेप्टर लेनी चाहिए। इस गाड़ी की शुरू में आदत डालनी पड़ेगी, इंटरसेप्टर की आदत नहीं डालनी पड़ती, वो रेडी टू गो आती है। और KTM ड्यूक का भी वैसा ही हाल है। तो ये रही कंपैटिबिलिटी। शुरू में थोड़ी इशूज़ होंगे, 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, बट उसके बाद सब चीज़ सही हो जाएगी। तो ये था कंपैटिबिलिटी। आपको 700-1000 किलोमीटर देना पड़ेगा, और जब आपको इसकी शरीर की आदत, आपकी बॉडी को इस गाड़ी की आदत हो गई, तो फिर तो भाई साहब आप मचा ही दोगे। ये हो गया इंटरसेप्टर और GT में डिफरेंस, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, जो बहुत से लोग कंसिडर करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि GT खरीदते हैं, हिमालयन का हैंडल बार लगा लेते हैं, GT खरीदते हैं, इंटरसेप्टर का हैंडल बार लगा लेते हैं। मेरे भाई तुम अगर हैंडल बार तो तुम चेंज कर दोगे, मैंने मान लिया, ये पोजीशनिंग इसका क्या करोगे, ये तुम आगे कैसे करोगे। सपोज़ तुम कमांडिंग पोजीशन लेके बैठे हो, लेकिन पैर तुम्हारे पीछे ही हैं, अबे एलियन नहीं लगोगे चलाते वक्त, आड़े टेढ़े से नहीं लगोगे। मतलब उस चक्कर में ना अपनी बैक की मार लेते हैं लोग, और फिर उसके बाद GT को बेच भी देते हैं। मैंने बहुत से लोग को देखा है, GT खरीदी विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स वो लोग गाड़ी बेच देते, जस्ट बिकॉज कि उनसे ये राइडिंग पोजीशन झेली नहीं जाती है। तो भाई तुम एक बार चला कर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें चला के देख लिए, तुम्हें सूट कर रही है तो ही लेना, ऐसे किसी को देख के गाड़ी मत लेना, क्योंकि थोड़ी दिक्कत में आ सकते हो आप, ठीक है। ये था कंपैटिबिलिटी। अब जो अगला सबसे बेस्ट पॉइंट जो मुझे लगता है इस बाइक में, वो है इसका एग्जॉस्ट नोट। 3.5 लाख रुपए में तुम्हें इतना स्वीट साउंड मशीन कहीं नहीं मिलेगा, इतनी स्वीट तो कहीं भी नहीं मिलेगी, सच बता रहा हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्विन एग्जॉस्ट, डुअल एग्जॉस्ट सेटअप और 2 हेड सिलेंडर। क्योंकि सिंगल सिलेंडर में क्या होता है ना, लोग एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं और काफ़ी फटे बाज जैसा आवाज़ करता है, वो बहुत ही वाहियात चुभता है। इनलाइन 4 में लगाओगे तो अच्छा लगेगा। इसके भी एग्जॉस्ट आते हैं, गुडसेवक है, AW है, SS मोटोक्रॉप है, जो कि लगवा लोगे आप तो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाती है बाइक और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, नो डाउट। 2 सिलेंडर में हार्ले जैसा साउंड करेगी आपको, क्योंकि हार्ले डेविडसन आर 2 सिलेंडर मोटर बाइक्स। चलो इसका एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। ये देखो कितना ही स्वीट लग रहा है, और ये भी आइडल पे है। मैं इसको थोड़ा रैप करता हूँ और तुम्हें सुनाता हूँ। इनसेन, ऑसम। 3.5 लाख रुपए में तुम्हें इतनी स्वीट साउंडिंग मशीन नहीं मिलने वाली है, कहीं भी लिख के ले लो, ये तो तुम ले ही लो। सेकंड ये है कि
जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसको कंसीडर करते हैं, विच इज़ दिस सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट क्या है? वेल, सर्विस कॉस्ट पहली सर्विस पड़ेगी आपको 3000 की, ऑलमोस्ट 2700-2800 के बीच। दूसरी सर्विस कॉस्ट पड़ेगी, ऑयल चेंज नहीं होता है तो ऑफकोर्स 400-500 के अंदर ही हो जाता है। तीसरी सर्विस कॉस्ट पड़ेगी 8000। वेल बेसिकली अगर तुम सारी चीज़ें मिला लो तो तुम्हें साल भर में, क्योंकि यार मेड इन इंडिया बाइक है, इंडिया में इसके पार्ट्स बनते हैं तो काफ़ी सस्ते में मिलते हैं। एक चीज़ इसका सबसे महंगा है, वो है ये एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट इसका 27000 का आता है। मेरे जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें मैंने एग्जॉस्ट नया डलवाया था और ये 27000 का पड़ा था। इतने में आप दोनों एग्जॉस्ट ले लोगे आफ्टर मार्केट, जो कि अच्छे काम भी करेंगे। वेल मुझे आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट पसंद नहीं है। वेल इक्विपमेंट है, सबसे महंगा पार्ट है ना, वो है ये एग्जॉस्ट। अगर आपने गाड़ी गिराई और स्टॉक पे इसके एग्जॉस्ट पे डैमेज हुआ, 27000 रुपये फॉर दिस, 19000 फॉर दिस टैंक। बोथ हैव चेंज्ड, मैंने दोनों चेंज कराया है। 27 और 19 काफ़ी लंबा खर्चा हो जाता है। बाकी सारे पार्ट्स इसके काफ़ी सस्ते हैं। तो इंडिया में है, मेड इन इंडिया गाड़ी है, इंडिया में इसके पार्ट्स बनते हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, तो तुम्हें सस्ते में मिल जाएंगे। सर्विस कॉस्ट एज सच बहुत ज़्यादा नहीं आती है। महीने का आप 600 रुपये पकड़ के चलो, हर महीने का, तो पूरे साल भर का मुश्किल से 6 से 7000 रुपये आएगा, जो कि इतनी बड़े इंजन के लिए बहुत ही मामूली बात है और बहुत ही अच्छी बात भी है। ठीक है, तो सर्विस कॉस्ट से कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके गाड़ी ले लो, फुल पूरे काम आएगी। और इसी के साथ तो कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन क्या है कि देखो, बाइंग डिसीजंस आर ऑलवेज रैशनल। मार्केट में बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन तुम्हें वही लेना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो। वेल इस प्राइस पॉइंट पे ऑन पेपर और ऑन परफॉर्मेंस इन रियल लाइफ, ठीक है, इससे अच्छी बाइक नहीं है, सच बता रहा हूँ। पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन जो आता है वो वहाँ पे आता है कि तुम्हें किस टाइप की बाइक का लुक्स पसंद है, तुम्हें कैसे राइडिंग पोजीशन पसंद है और तुम्हें कैसे चलाना पसंद है उस बाइक को। सारी चीज़ें यहीं पे मैटर करती है और वहीं पे गेम पलटते हैं। इसलिए लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास ड्यूक भी है, बहुत सारे लोगों के पास ये भी है, बहुत सारे लोगों के पास BMW भी है, 310 ऑफकोर्स, GS 310 या अपाचे 310, और बहुत से लोगों के पास इंटरसेप्टर भी है। तो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है, तो तुम डिसाइड कर लो। परफॉर्मेंस, स्टाइल, हर चीज़ में इस बाइक की रेटिंग ऑलमोस्ट फुल है। ठीक है, तो मेरी तरफ से समरी ये है कि तुम्हें अगर इसके लुक्स पसंद है, तुम्हें इसका राइडिंग पोजीशन पसंद है, जो तुम्हें कंसीडर करना चाहिए, लुक्स, राइडिंग पोजीशन, परफॉर्मेंस तो मत देखो क्योंकि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लुक्स, राइडिंग पोजीशन, बस इतनी चीज़ अगर तुम्हें पसंद आ गई है तो तुम ये गाड़ी आंख बंद करके ले लो। वेल ये था मेरा रिव्यू इस बाइक के लिए। अब मिलेंगे तुमसे अगले किसी वीडियो में। टिल देन मज़े करो यार।